कौन था? सतारा। सतारा, ठीक, धन्यवाद भाई। अगला क्वेश्चन बताइए। बैठ जाइए, बहुत बता दो। हाँ, कुणाल जी बताएंगे। रात में बहुत से भोज खाए हैं वो। हाँ, ढाई खड़े होइए। हाँ, जल्दी से। भोज खाने वाले आदमी हम ज़्यादा टारगेट करते हैं उसको। ठीक, बताइए। क्वेश्चन ये है कि 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 भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय। वायसराय कौन था? कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन। बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने कर दिया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने कर दिया था? लिनिथ को? लीटन। ठीक है, नहीं, लीटन तो लाया था ना सर, 78 में आया था, और वो भी 1800। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। पुलिस आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। ठीक है, हाँ, इधर से कुछ लोगों से सुन लेते हैं। हाँ आप, हाँ जल्दी 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 जल्दी, आप बताइए। हाँ, हल्ला नहीं। क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन किस वायसराय के द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन किस वायसराय के द्वारा किया गया था? क्या डलहौजी पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? पहले ही बताइए। यादें नहीं है। कल से यहाँ यूट्यूब पर खड़ा करवाएंगे। कहाँ? यूट्यूब। देखिए, हाँ, ऑनलाइन खड़ा करवा के क्वेश्चन पूछेंगे। थोड़ा सा ऑनलाइन वाले भी देखे कि कौन है ये चेहरा। ठीक है, कल से आप लोग को ऑनलाइन क्वेश्चन पूछेंगे, ऑफलाइन नहीं। ठीक, बैठिए। और हाँ, आप, कोई बात नहीं, आप बताइए जो आपको बताना हो। क्वेश्चन ये है आपका कि 1773 में एक एक्ट लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत जो क्या किया गया था कि बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अच्छा, बोलने नहीं आ रहा है, फिर तो गड़बड़ है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वही है। बताइए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए। नहीं पता, बताइए। हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? हड़प नीति लाने वाला वायसराय या फिर गवर्नर जनरल कौन था? था कंफर्म? क्या? मे बी? क्या बात है, अल्टीमेट खतरनाक। बैठ जाइए। ठीक है, मे बी। ठीक, बैठेगा, एग्जाम में फिर पेपर कहेगा मे बी, तब समझ में आएगा मे बी। चलिए, और किसी सुन ले क्या? आप दोनों, ठीक है, बहने हैं क्या आप दोनों? आप दोनों बहने हैं क्या? फ्रेंड? क्या बात है, अल्टीमेट फ्रेंडशिप है ये। चलिए, आप खड़े हो जाइए। ठीक है, अब बताइए। आपका क्वेश्चन ये रहा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? नहीं पढ़े हैं? काहे? काहे नहीं पढ़े? हाँ, कोई दिक्कत पढ़ने में?
ये इसकी तो भोज ना, भोज ऐसे कहिए, ठीक है, कि सर भोज खाने गए थे, ठीक। भोज शब्द कुछ ज़्यादा ही पसंद है हमको, ठीक। भोज, देखिए कुणाल जी भी गए थे भोज खाने, कैसे धाए धाए सुना दिए हैं, धाए धाए सुना दिए, तो आप भी धाए धाए सुना देते। कोई बात नहीं, आगे से याद करके आइएगा, बैठिए। बाकी आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, डलहौजी के बारे में बताए तो थे, उसके बारे में। अरे हड़प नीति सब के बारे में किसके बारे में बताया था? बताएं लेकिन पढ़ाए नहीं। यूट्यूब पे खोजे थे क्या? डलहौजी बताए नहीं थे? अच्छा, देखते हैं, होगा तो ठीक है। अच्छा, लास्ट में याद दिलाइएगा, वो दूसरे पीडीएफ में होगा, ठीक। ठीक है, देखो ना, हम ऐसे ही बता रहे हैं ना, ठीक है, छोड़ो, कहानी सुनो, ठीक। सारा चीज यहाँ मेमोरी में फिट है वहाँ। देखिए, डलहौजी के बारे में बात करके, डलहौजी की कौन कौन सी चीजें थी जो हमें याद रखने योग्य है, ठीक है। सबसे पहला चीज कि डलहौजी आया था 1848 में, और वो रहा कब तक था? 56 तक, ठीक है, वहां तक समय था उसका। उसने अपने जीवन में सबसे खतरनाक काम क्या किया कि उसने हड़प नीति लागू कर दिया। हड़प नीति को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। हड़प नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये कब लाया गया था? तो ये सबसे पहली बार जो लाया गया था, ठीक है, 1848 में। और इसके तहत पहला जो राज्य था जिसको शामिल कर लिया गया, वो कौन था? सतारा था, ठीक है। कौन था? सतारा। तो एक तो इसने हड़प नीति लाया, हड़प नीति के तहत सतारा को शामिल कर लिया, उदयपुर को शामिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद झांसी को शामिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद अवध को शामिल कर लिया। ऐसे कई सारे राज्य थे जिसको ये शामिल कर लिया। और इन राज्यों का लिस्ट हम आपको बताए थे, ये हमें अच्छे से याद है, ठीक है। ये हमें अच्छे से याद है कि इन राज्यों का लिस्ट हमने आपको बताया था कि 48 में सतारा था, 49 में उदयपुर था, 50 में फलानवा था, 51 में चिलनवा था, और 52 में ढिमका था, ठीक है। तो ऐसे करके हमने कुछ बातें आपको बताई थी। तो आप डलहौजी से ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। डलहौजी से क्या है? तो हड़प नीति। इसके जीवन के सबसे खतरनाक काम यही था। इसके जीवन की एक और काम था जिसको वुड डिस्पैच का सिद्धांत कहते हैं, वुड डिस्पैच का नियम कहते हैं, ठीक है, जो 1854 में लाया गया था। वुड डिस्पैच का सिस्टम क्या है? तो इसमें क्या किया गया कि क्लियर किया गया कि जो हायर एजुकेशन होगा, इंटरमीडिएट के बाद की एजुकेशन, वो एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी, ताकि जितने भी मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हो, वो सारे किसके गुलाम हो? अंग्रेज के, ठीक है। तो हायर एजुकेशन को इनने क्या किया कि अंग्रेजी माध्यम में प्रोवाइड किया। दूसरी काम इन लोगों ने क्या किया कि महिलाओं को शिक्षा देने पे जोर दिया इन लोगों ने, कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो यही था वुड डिस्पैच का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें इन लोगों ने शिक्षा का माध्यम हाई कर दिया, ठीक है, और महिलाओं को भी शिक्षा का अवसर प्रदान किया, ठीक है। तो ये आप याद रखिए किसके बारे में? डलहौजी के बारे में। हो गया खत्म डलहौजी, ठीक। चलिए आइए मिंटो के बारे में बात करें कि मिंटो थे, ये मिंटो कौन थे, ठीक है, मिंटो कौन थे? तो मिंटो के बारे में याद रखिएगा, ये वायसराय बन के आया था। ये कब आया था? हाँ, मतलब कर्जन के जाने के बाद। कर्जन जो है ना, मतलब इतना ज्यादा उसको लोग टॉर्चर कर दिया था, ठीक है, क्योंकि देखिए वो कुछ काम भारत के अगेंस्ट में किया था जिसको लेके भारतीय टॉर्चर करते थे, और कुछ काम वो भारत के फेवर में किया था जिसको लेके अंग्रेज लोग, मतलब ब्रिटेन टॉर्चर करता था इसको। बाद में बेचारा इस्तीफा देके चुपचाप चला गया, बोला कि ना मेरे बस का रोग नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा कर्जन के बाद जो मिंटो आता है, और मिंटो की समय के सबसे खतरनाक काम क्या था? तो 1909 में इसने एक सुधार लाया था, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। देखिए जब 1858 में वायसराय का पद आता है, जब 1858 में वायसराय का पद आता है, तो उस समय एक और मतलब पद आता है जिसको हम सचिव कहते हैं, ठीक है। एक होता था वायसराय और एक होता था सचिव, ठीक है, दोनों के दोनों ब्रिटेन का होता था। तो जो वायसराय होता था, ठीक है, यहां पर मार्ले मिंटो मतलब जो है ये, तो मिंटो जो है ये क्या है? तो मिंटो यहां वायसराय है, और मार्ले जो व्यक्ति था वो था उस समय का क्या? सचिव था ये,
ठीक है। इस दोनों के, ठीक है, मतलब सूझबूझ से इस दोनों के रजामंदी से एक कानून आता है जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और मार्ले मिंटो सुधार ये कानून था क्या? तो इस कानून के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। मतलब यह है कि कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसे एरिया जो है वो मुस्लिमों को दे दिया गया था जहां चुनाव सिर्फ और सिर्फ कोई मुस्लिम ही लड़ सकता था। ठीक है, मतलब आप कह लीजिए कि एक भयंकर आरक्षण देने का काम कर रहा था। इसका मतलब मुद्दा क्या था कि किसी प्रकार से भारत में हिंदू और मुस्लिम को अलग कर देना है, बांट देना है, क्योंकि जब तक लोग, ठीक है, मतलब धर्म में उलझे रहेंगे तब तक वो अपना अधिकार भूल जाएंगे, उनकी स्थिति क्या है वो भूल जाएंगे। और आज भी आप देखिएगा कि अपने आसपास जब आप इस चीज को फील कीजिएगा तो आपको महसूस होगा कि व्यक्ति जब धर्म में उलझा होता है तो सामने वाले की कितनी भी बड़ी गलती जो है वो भूल जाता है। ठीक है, और वो वास्तव में वो इंसान है भी या नहीं है ये चीज वो भूल जाता है। कब? जब वो धर्म में उलझ जाता है। किसी धार्मिक गतिविधि के कारण इंसान किसी दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, जबकि किसी भी धर्म में कहीं भी इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि किसी की प्राण हरने का अधिकार किसी मानव को है। इसके लिए वो बैठा हुआ है जो बनाया है। अगर पूरी हम दुनिया का, इस यूनिवर्स का अगर हम मुआयना करें तो इस पूरी यूनिवर्स में, ठीक है, जो हमारा पृथ्वी है, इस पूरी दुनिया में जो चींटी का अस्तित्व होगा, जैसे इस पूरे पृथ्वी पर एक चींटी का अस्तित्व, एक तरफ आप एक तराजू पे पूरे पृथ्वी को रख दीजिए जिसमें सारा मनुष्य लेके पहाड़ और सब कुछ आ जाएगा, और दूसरे तराजू के पल्ले पे आप एक चींटी को रख दीजिए, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? कोई तुलना है? कोई तुलना नहीं। ठीक है, वैसे जो है वो अरबों खरबों महाशंख जो है वो चींटी मिलेगा तब भी जाके पृथ्वी के बराबर वजन उसका नहीं हो पाएगा। तो इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की अस्तित्व एक चींटी के समान है। और उस पृथ्वी पे, ठीक है, लगभग 200 देश है, और उन 200 देशों में एक देश है भारत, जिसमें 28 राज्य है और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। उसमें से एक राज्य है बिहार, और उस एक बिहार राज्य में लगभग 28 जिले हैं, और उस 28 जिले में एक जिला है मुजफ्फरपुर। और इस मुजफ्फरपुर जिले में ढेर सारे प्रखंड हो गए, ठीक है, जिसमें आप मान लीजिए कि हमारा भगवानपुर क्षेत्र आता हो, और यहां बैठ के हम कहते हैं कि भगवान की रक्षा करेंगे, हम अपने ईश्वर को बचा लेंगे, उसको बचा लेंगे जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनाया है। और ये ख्याल लेके हम सामने वाले को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, ये कहकर कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अरे आवश्यकता ही नहीं है उसको आपकी रक्षा करने की। जो पूरा दुनिया बनाया है, आपका अस्तित्व एक चींटी के बराबर भी नहीं है। अगर वो चाहेगा किसी को मारना, उसको समय लगेगा, ठीक है, ऊपर बैठ के सारा गेम हैंडल कर रहा है वो, ठीक है, एक बार किसी को पकड़ेगा मसल के फेंक देगा, साइड, कहानी खत्म। तो जब भी कभी धर्म की बात आती है, मनुष्य इंसानियत को भूल जाता है। ऐसा ही एक बात नेपोलियन बोले हुआ था, ठीक है, कि अगर मनुष्य जब भी, मतलब जनता जब भी अपना अधिकार मांगने लगे, उसको आप धर्म में उलझा दीजिए। जैसे आप उसको धर्म में उलझाएंगे, वो भूल जाएगा कि हमें क्या चाहिए था और हम क्या है, इंसान है भी नहीं, यह चीज वो भूल जाएगा। और वैसा ही आज हो रहा है। अब देखिएगा, ठीक, कहीं भी देखिएगा, अचानक कोई धार्मिक मुद्दा आ जाता है, कोई मुस्लिम हिंदू को पीट देता है, कोई हिंदू मुस्लिम को पीट देता है, ऐसे करके ये चलते रहता है। अदर धर्म वाले, कोई अभी बौद्ध धर्म, जैन धर्म वाले भी पिटा रहे हैं। कुछ दिन पहले उनका मंदिर उखाड़ के फेंक दिया गया था बौद्ध धर्म का, ठीक है, ये कहकर कि ये हिंदू धर्म का आस्था है, ठीक है। ऐसे करके ये बहुत सारी घटनाएं चल रही है, ठीक है। और हमें मतलब ये भी नहीं पता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जब भी धर्म बनाएगा, किसी भी धर्म की आप किताब पढ़िएगा, वहां सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को दी जाती है। जैसे हमने इस्लाम धर्म में, ठीक है, उस इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, काफी सारे अध्ययन किए हम उसके बारे में, क्योंकि हमें जानना था कि जो हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। जब हम उसके बारे में पढ़े तो कहीं भी हमको ऐसा नहीं दिखा कि किसी सामने वाले व्यक्ति को मारना हो, किसी सामने वाले व्यक्ति को टॉर्चर करना हो। हमने तो ऐसे ऐसे मतलब धर्म गुरुओं को देखा है, पढ़ा है, कि जिन्होंने, ठीक है, हमेशा सामने वाला उसको पीटता भी था तो मुस्कुरा के आगे बढ़ता था वो आदमी। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब की हम बात करते हैं, ठीक है, उनको सामने से कोई पीटता भी था तो मुस्कुरा के उसको मतलब और अच्छा कह के वहां से जाते थे वो। कभी उन्होंने सामने वाले पर ना ही चिल्लाया, ना ही हाथ उठाया, ऐसा उनके जीवन में कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उनको मानने वाले लोग आज ये मान के चलते हैं कि हम जो है वो धर्म को बचाने का काम करेंगे, और कोई जो है हमारे धर्म को गाली देगा, हम पकड़ के पीट देंगे उसको, जान से मार देंगे उसको। ऐसे हमारे धर्म के लोग अभी चल रहे हैं। किसी भी धर्म में आपको ऐसा कोई बात नहीं मिलेगा। हर एक धर्म में जो है मानवता की बात, इंसानियत की बात मिलेगी, और हर एक धर्म में वो मिलेगा आपको।
ठीक है, किसी भी चीज के लिए, ठीक है, सीधी सी बात है कि सब कुछ मैनेज करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि अपना इंसानियत धर्म निभा ले, इतना ही निभा लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम अपने मतलब जो हमारे घर में समस्या चल रहा है, हम उस समस्या को दूर नहीं कर पाते हैं और हम चलते हैं पूरे दुनिया की धर्म की व्यवस्था को दूर करने, जबकि हम अपने घर में अपने माँ बाप की समस्या को दूर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, घरे पिताजी चिल्ला रहे हैं कि बेटा ये काम कर लो, ठीक है बेटा यहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, आज तक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, ठीक है, जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, अल्लाहू अकबर, जय श्री राम, ऐसा फील करवा रहे हैं कि मतलब आप हमसे बड़ा कोई भक्त है ये नहीं है। जबकि किसी भी धर्म में साफ साफ कहा गया है कि सबसे पहले तुम जाओ अपने मतलब माता पिता का बात मानो, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे हैं। और हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि सोसाइटी में अभी इसी चीज को दिखाया जा रहा है कि अगर आप अपने धर्म के नारा लगा रहे हैं तो आपसे बड़ा धार्मिक कोई है ही नहीं है। बैठे बैठे आप यहीं से स्वर्ग में चले जाइएगा, लेकिन पता नहीं मरने के बाद स्वर्ग में जाइए कहां जाइएगा। ठीक है, वो नर्क में तेल में पकौड़े मतलब फ्राई किए जाएंगे आपके, क्या होगा पता नहीं, लेकिन हम मान के बैठे हैं। चलिए, तो भाषणबाजी के बाद हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहां क्या किया गया कि यहां पर एक सुधार लाया गया जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं इसको। ये जो सुधार है इसमें क्या किया गया कि मुस्लिमों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग क्षेत्र कर दिया गया। मेन मुद्दा क्या था इसका? मेन मुद्दा क्या था इसका? हाँ, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से लड़वाना है, क्योंकि वो दोनों जब आपस में उलझेंगे तो भूल जाएंगे कि हमारे ऊपर किसी और का भी शासन है। अंग्रेज हमको गुलाम बनाए हुए बात हम भूल जाएंगे कब? जब आपस में लड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये लाया गया। अब इसके विरोध में काफी सारी चीजें उतरी, विरोध किया गया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि कोई मजबूत नेता थे नहीं उस समय पे। ठीक है, यही चीज जो है 1909 का ये मार्ले मिंटो सुधार, यही भविष्य में जो है वो पाकिस्तान के डिमांड को जो है ये जन्म दिया। भारत से पाकिस्तान जो अलग हुआ, एक अलग राष्ट्र बना, ठीक है, विभाजन हो गया भारत के, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान जब बने तो उस समय 1948 में, ठीक है, मतलब काफी सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, लाखों की संख्या में। ठीक है, हो सकता है वो करोड़ों तक भी हो, हमें पता नहीं। ठीक है, लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, इधर से भी उधर से भी। ठीक है, जिसको जिधर पता चलता था कि पाकिस्तानी है मार दो, मुसलमान है मार दो, हिंदू है मार दो। ठीक है, ऐसे चलता था कम से कम। ठीक है, जब ट्रेन इधर से जा रही थी और उधर से आ रहा था तो भरा हुआ ट्रेन मतलब जा रहा था, उधर से लाहौर से जब ट्रेन आ रहा था तो मतलब खाली लाश ही दिख रहा था, उस पर एक भी जीवित व्यक्ति नहीं दिख रहा था। और ये लोग मतलब संज्ञा देंगे कि हम धार्मिक इंसान हैं। कैसे हम मान ले कि भाई तुम धर्म को मानते हो? क्यों मान ले? ठीक है, जिस धर्म को तुम मानते हो उस धर्म में, उस धर्म के गुरुओं ने कभी एक भी हत्या नहीं किया। ठीक है, हत्या किया भी तो अपने मर्जी से नहीं किया। ठीक है, जब मतलब व्यवस्था पूरी खराब थी उस समय ऐसा कोई सिचुएशन आया होगा, और तुम जो है वो गाजर मूली की तरह इंसान को काटते जा रहे हो, लोगों को गरियाते जा रहे हो और अपने आप को धार्मिक कह रहे हो। ठीक है, तो ये व्यवस्था यहां पर, ठीक है, पाकिस्तान को जन्म देता है। और लोग, एक और चीज यहां देखा जाता है कि लोग गांधी जी को गरियाते हैं इस चीज के लिए कि गांधी जी ने आजादी के समय मतलब पाकिस्तान का विभाजन, मतलब एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनवा दिया था। जबकि अगर आप ठीक से इतिहास पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि मार्ले मिंटो जो 1909 में रखा गया था, इस समय गांधी जी भारत में थे ही नहीं, इस समय वो अफ्रीका में थे। तो जो भारत में नेता थे उस समय पर वो क्या कर रहे थे? वो घास छील रहे थे बैठ के। क्या कर रहे थे वो? गांधी जी को आप दोष दे रहे हैं कि गांधी जी पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बनवा दिए, भारत का विभाजन करवा दिए। जबकि अगर आप ठीक से इतिहास पढ़ेंगे तो आपको 1946-47 में भी यह बात देखने को मिलेगा कि गांधी जी कभी इस चीज के लिए राजी नहीं थे। सबसे अंतिम में गांधी जी इस चीज को एक्सेप्ट किए, जब सरदार पटेल एक्सेप्ट कर लिए, जब नेहरू जी एक्सेप्ट कर लिए, जब चित्तरंजन ये राजगोपालाचारी एक्सेप्ट कर लिए थे, तब जाके गांधी जी एक्सेप्ट किए थे सबसे अंत में। और तब लोग कहता है कि नहीं, ये विभाजन किसके कारण हुआ? तो गांधी जी के कारण हुआ। क्यों? क्योंकि उसने, जब उसका पढ़ने का समय था, जब वो पढ़ने के एज में था, उसको स्कूल जाने को कहा जाता था तो वो स्कूल नहीं गया कभी। जब उसको कहा गया कि किताब खोल के कुछ पढ़ लो, पढ़ा नहीं। और आज व्हाट्सएप पे 2 लाइन पढ़ के उसको लगता है क्या है कि इतिहास का बहुत बड़ा जानकार हो गया है। कहीं मीम्स में जाएगा, इंस्टाग्राम पे देखेगा कि गांधी जी बहुत बुरे इंसान, अब फील करेगा अच्छा बात सही है ये। ठीक है, ऊपर लिखा रहेगा इंपोर्टेंट फैक्ट और नीचा लिखा रहेगा गांधी जी बहुत बड़े, ठीक है, बुरे आदमी, गंदे आदमी है। अब कहेगा बात सही है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, लिख लेगा उसको। जब पढ़ने का समय था तब पढ़े नहीं तुम। उस समय लगा कि स्कूल जाएंगे तो दीवार ढह जाएगा देह पर,
और अब जब समय है तुम्हारे ये, ठीक है, कुछ सीखने का, लोगों को अच्छे खासे बताने का, तुम चले हो इतिहास के ज्ञाता बनने। तो वैसा ही कंसेप्ट यहां हुआ था कि मतलब पाकिस्तान को अलग करने का आप कह लीजिए कि नींव यहीं पे रख दिया गया था। अब यहीं से धीरे धीरे व्यवस्था आगे चलते गई 1929-30 के समय अल्लामा इकबाल जो थे, एक शायर थे, ठीक है, उनके द्वारा पहली बार जो है एक अलग राष्ट्र की बात की गई। और अल्लामा इकबाल जो थे, ठीक है, उनसे भी कभी कभी हमको चिढ़ होती है, ठीक है। उन्होंने अपनी सभा में, वो एक कवि थे, अपनी सभा में, कवि सम्मेलन में उन्होंने इस बात को मतलब उठाया था कि एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। तो उन्होंने ये बात वहां इसलिए उठाई थी ताकि लोग ताली बजाए, उनकी वाहवाही करे। लेकिन उनकी वाहवाही के चक्कर में करोड़ों लोग मारे गए भारत में। 2 मिनट की ताली के चक्कर में करोड़ों लोग मारे गए भारत में। आपको क्या लगता है, ऊपर गए होंगे तो उनको जन्नत मिला होगा? हालांकि किसी मरे हुए इंसान के बारे में ऐसा बोलना, ठीक है, उचित नहीं बताया गया है हमारे धर्म में, लेकिन उनको गए होंगे तो बिल्कुल नहीं मिला, उनका भी हिसाब किताब हुआ होगा ऊपर कि तुम्हारे वजह से इतने लोग मरे, हिसाब दो इसका तुम। तो अल्लामा इकबाल की बात रही। उसके बाद जब समय आया 1940 का, ठीक है, तो मुस्लिम लीग के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पहली बार सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया गया कि हमें एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। तो वहां से पाकिस्तान की डिमांड होने लगी और फाइनली 6-7 साल में इतनी स्थिति बुरी हो गई कि उसको देना ही पड़ा अलग राष्ट्र, ठीक है। होता नहीं कि जैसे कोई सेब हो, सेब अगर सड़ता जा रहा हो, अगर ऐसा देखे कि नहीं बहुत ज्यादा सड़ रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उस सड़े हुए भाग को काट के हटा देते हैं ताकि बचा हुआ भाग सुरक्षित रहे। वही उस समय की स्थिति थी भारत की, और एक सड़े हुए अंग को वहां से काट के हटा दिया गया ताकि हमारा भारत सुरक्षित रहे। आज देख लीजिए स्थिति उसका, ठीक है, वो बिल्कुल सड़ा हुआ भाग था। चलिए आइए, अब आइए, इसके बाद हम यहाँ ये याद रख लीजिए, इससे संबंधित, मिनटों से संबंधित क्या हुआ था, तो ये अधिनियम लाए गए थे। इसी के समय में एक सूरत विभाजन हुआ था। जब कांग्रेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे इसके बारे में कि सूरत विभाजन क्या था और कैसे सूरत विभाजन हुआ था, ठीक है। सूरत विभाजन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल याद रखिए कि इस समय कांग्रेस जो है ना 2 भाग में बट गया था, एक गरम दल, एक नरम दल, ठीक है। मतलब कांग्रेस में विभाजन हुआ था कब, तो 1907 में। किसके समय, तो मिंटो के समय में। क्लियर। आइए हार्डिंग द्वितीय के समय में, इसके बारे में 2-4 बात याद रखें हार्डिंग द्वितीय के बारे में। कौन है ये, तो सबसे पहले याद रखेगा कि 1910 से लेकर 16 तक इसका शासनकाल था वायसराय के रूप में। इसके समय में 1911 में जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन का शासक हुआ करता था, ये भारत आया था। और इसी समय 1911 में दिल्ली दरबार लगाए गए थे। याद कीजिए, आपको बताया था कि पहला दिल्ली दरबार 1877 में लगाया गया था। पहला दिल्ली दरबार 1877 में लगाया गया था, दूसरा 1903 में लगाया गया था, और तीसरा 1911 में। तो ये दरबार लगाए जाते थे किस लिए, ताकि ब्रिटेन के शासक को भारत में इज्जत मिल सके, ब्रिटेन के शासक को भारत में इज्जत मिल सके, इसके लिए काम किया जाता था, जिसको क्या कहते हैं हम, दिल्ली दरबार, ठीक है। क्लियर है। चलिए, बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, उसको 1911 में रद्द कर दिया गया। हालांकि ये रद्द करना कोई बहुत बड़ी घटना थी नहीं। क्यों घटना नहीं थी, क्योंकि यहां पर रद्द कर दिया गया और बंगाल को तोड़ के एक अलग राज्य बिहार भी बना दिया गया, ठीक है। इसने 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया, तो बंगाल का विभाजन करने के बाद इसने क्या किया कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी, एक अलग संगठन बनवा दिया मुसलमानों के लिए। उसके बाद इसने 1909 में पार्लियामेंट सुधार ला के मुस्लिमों के लिए अलग क्षेत्र दे दिया। अब एक तरफ मुस्लिमों को पूरा चढ़ा दिया गया कि तुम शासन करो, और दूसरे तरफ कह रहा है कि अच्छा ठीक है, अब हम बंगाल का विभाजन खत्म कर देते हैं। कमाल है भाई, ठीक है। किसी को कस के लतिया दीजिए, पॉकेट से रुमाल निकाल दीजिए कि लीजिए लोड पोंछ लीजिए, लोड जानते हैं ना, आंसू, ठीक है, हाँ आंसू पोंछ लीजिए। ऐसा ही इन लोगों ने काम किया था इस समय पर, भरपेट पीटा यहां पर, ठीक है, भारतीयों को, और पीटने के बाद एक रुमाल निकाल के दिया कि क्या कीजिए आप लोग, आंसू पोंछिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द किया गया किसके समय पे, तो हार्डिंग के समय में। कब, 1911, ठीक है। रद्द कब हुआ, 11 में। और इस बार ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी 17वीं जो एग्जाम हुआ था आयोग का, उसमें भी, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा ये सब चीज आपको अच्छे से याद रहे। और हमेशा ख्वाहिश जो है ना, टारगेट कोई लक्ष्य बड़ा रखिएगा, चपरासी खलासी रखिएगा तो वहां तक भी जाने में तकलीफ होगा। अगर आप एक अधिकारी बनने के जज्बा रखते हैं तो नहीं कुछ होगा, तो चपरासी खलासी डेफिनेटली बन जाइएगा, गारंटी है मेरी,
इसलिए लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए, ठीक है। हमारे पूरे मतलब गांव में किसी को यूपीएससी का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, किसी को यह भी नहीं पता होगा कि यूपीएससी होता क्या है, हमें भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी हम तब से यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। 3 बार फेल हो चुके हैं, फिर भी एग्जाम देते हैं हम उसका, और उसी का बदौलत था कि आज मेरा बीपीएससी में रिजल्ट है। पिछली बार भी बीपीएससी में रिजल्ट था, ठीक है, ये उसी का बदौलत, ठीक है। हमें ख्वाहिश थी कि हम क्या करेंगे, यूपीएससी करेंगे, ना हुआ, ठीक है, आगे देखेंगे भविष्य में, लेकिन इस बार कम से कम रिजल्ट तो है बीपीएससी में, ठीक है, इस वाले बीपीएससी में, ठीक है। खतरनाक मार्क्स है, छोड़िए दीजिए उसको, ठीक है, मतलब कट ऑफ के बहुत आगे है, ठीक है। तो अगर आप लंबा छलांग लगाने का प्रयास करेंगे तो आप, हाँ होता ना कि तार से मतलब गिरिएगा तो खजूर पे अटकिएगा, लेकिन खजूरे से गिरे तब कहां अटकिएगा, सीधे जमीन पर। इसलिए कम से कम चढ़ने का प्रयास कहां कीजिए, तार पे, कि गिरे भी तो कम से कम खजूर पे तो अटके, धरती पर ना आना पड़े। चलिए, तो ये आप याद रखिएगा किसके बारे में, 1911 के बारे में, ठीक है। यहां क्या हुआ था, बंगाल विभाजन स्वाहा, ठीक है। चलिए, एक क्या हुआ था कि 1912 में दिल्ली में बम फेंक दिया गया था, ठीक है। दिल्ली में बम, जो हार्डिंग जो था, इसी के ऊपर बम फेंक दिया गया था, ठीक है। देखा कि ना मरा नहीं, बच गया, ठीक है। देखा कि ज्यादा हेने होने कर रहा है, ठीक है, इसी के ऊपर क्या किया गया, बम फेंका गया। तो क्वेश्चन पूछे कि हार्डिंग बम कांड जो है कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था 1912 में, ठीक है। बाकी इसके बाद, ठीक है, गोली मारिए, कोई अपने काम का नहीं, ठीक है। चेम्सफोर्ड के बारे में याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड जो था 1916 से 21 तक था। इसके समय कुछ महत्वपूर्ण घटना हुई, जैसे 1917 में क्या होता है, तो चंपारण सत्याग्रह होता है, ठीक है, गांधी जी के समय, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप इसको भी ले लीजिए, शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन, पूछे कि सैडलर आयोग जो है, इस सैडलर आयोग का गठन जो है कब किया गया था, तो 1900, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1900, रॉलेट टेक्ट लाया गया था इसी समय 1919 में रॉलेट टेक्ट लाया गया था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को इसी के समय हुआ, ठीक है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। किसके समय, तो ये हुआ था चेम्सफोर्ड के समय, ठीक है, चेम्सफोर्ड के समय में। इसके समय एक अधिनियम लाया गया था, ठीक है, एक अधिनियम लाया गया था 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लाया गया था, क्या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो था इस समय पे क्या था, ये वायसराय था, और मॉन्टेस्क्यू जो था भारत का सचिव था, ठीक है। तो इस दोनों से एक लाया गया 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और इसके तहत द्वैध शासन प्रणाली लाया गया। क्या लाया गया, द्वैध शासन, मतलब शासन व्यवस्था को राज्य में 2 अलग अलग तरीके से बांट दिया। एक मुख्यमंत्री का मान लीजिए, एक गवर्नर का, राज्यपाल का मान लीजिए। तो उस समय मुख्यमंत्री था नहीं, तो स्थानीय जो शासक हुआ करते थे उसको दे दिया जाता था, ठीक है। तो ये याद रखेगा, द्वैध शासन यहां से। तो ये 4-5 बात जो है आपको किससे याद रखना है, तो ये आपको याद रखना है किससे, चेम्सफोर्ड से। किससे, चेम्सफोर्ड से, किससे, चलिए कौन कौन, पहला सैडलर आयोग, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद रॉलेट टेक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, और प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत आया था। प्रिंस ऑफ वेल्स जो था ब्रिटेन का राजकुमार, ब्रिटेन का राजकुमार कहां आए थे, भारत आए थे घूमने के लिए। भारत आए थे किसके लिए, घूमने के लिए, ठीक है। तो इनका भयंकर विरोध किया गया था, हर जगह पे जहां भी गए थे लोग विरोध किया था इसका। बाद में जब अंग्रेज देखा कि कुछ ज्यादा विरोध हो रहा है, तो कुछ लोगों को पैसा देके भाड़ा पर लाया कि बोलो प्रिंस की जय, प्रिंस की जय, राजकुमार की जय। वो भी आया, पैसा लेके कुछ देर बैठा, वो चल गया, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की बेइज्जती पूरे भारत में की गई, ये बताने के लिए कि आप जो भारत में शासन कर रहे हैं गंदे तरीके से शासन कर रहे हैं, ताकि उस शासक को पता चले कि भारत में उसने व्यवस्था ठीक ठाक नहीं रखी है। तो इसके लिए इसका पूरे भारत में विरोध किया गया, ठीक है। इसी के समय एक विरोध हुआ था, विद्रोह हुआ, जिसको मोपला विद्रोह कहते हैं,
केरल के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। मोपला जो है वो कुछ पठान मुसलमानों के द्वारा ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों से ये लोग सीधे टक्कर ले लिए थे, ठीक है। और अंग्रेजों से जो गोली बंदूक से अंग्रेज लड़ रहे थे उसके सामने ये तलवार लेकर लड़ने गए थे और बेचारे सारे के सारे मारे गए। लेकिन एक ठीक ठाक विद्रोह था, ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों को भयंकर लेवल से टक्कर दिया था। मतलब कि अंग्रेजों को दूसरी बार जो है गोली भरने का मौका नहीं मिल रहा था, ठीक है। इतना मतलब भयंकर लेवल से इन लोगों ने युद्ध किया था। अगर ठीक ठाक हथियार होता इन लोगों के पास तो अंग्रेज को ठीक ठाक परास्त कर सकता था, लेकिन फिलहाल यहाँ लोग निपट गए, ठीक है। तो मोपला विद्रोह याद रखिएगा 1921 में हुआ था ये मोपला विद्रोह। चलिए आगे आइए। रीडिंग 21 से 26, कौन रीडिंग 21 से 26 तक। इसके समय में होने वाले कांड देखिए। सबसे पहला कांड चौड़ी चौरा। क्या था चौड़ी चौरा? तो असहयोग आंदोलन जो था, इस असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ लोग विरोध करते हुए गोरखपुर में एक जगह है चौड़ी चौरा, उस जगह पे पहुंचे और वहां शराब के दुकान जो था लगा हुआ उसी के सामने खड़ा होकर उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है, आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। शराब के दुकानदार ने जाके कंप्लेन कर दिया थाने में, पुलिस आया, समझाया, नहीं लोग माना, बोला कि हम लोग शांति से आंदोलन कर रहे हैं, कोई हिंसा थोड़ी कर रहे हैं। पुलिस बोला कि आप यहाँ से उठ के चले जाइए नहीं तो गोली मार देंगे। नहीं गया लोग। अब जो दरोगा था निकाला पिस्तौल और ठोक दिया एक को। लेकिन पता दिक्कत यह है कि पिस्तौल में 6 गो गोली होता है, ठीक है। मारा 2-3 लोगों को धाया धाया और उसके बाद वो गोली भरा भरा तौले रगड़ दिया लोग, ठीक है। और कस के मतलब खदेरने के बाद वो सारे के सारे पुलिस अधिकारी जाके थाने में बंद हो गए, ठीक है। और भीतर से गेट लॉक कर लिया कि आप कैसे आएगा, ठीक है। विद्रोही लोग थे, रहा होगा कोई उसमें हम लोग जैसे खुरपात, बोला भीतर से बंद कर, तू बाहर से बंद कर दो। अब बाहर से बंद करके आगे लगा दिया, ठीक है। अब जितने भी 22 के 22 पुलिसकर्मी थे सारे के सारे झुलस के मर गए उसमें, ठीक है। तो इसी के बाद असहयोग आंदोलन कुछ समय के लिए मतलब वापस ले लिया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हिंसा नहीं करनी है, ठीक है, हमेशा अहिंसा पे ध्यान देना, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलिए उसके बाद स्वराज पार्टी की गठन याद रखिएगा चितरंजन दास, किसके द्वारा? हाँ, चितरंजन दास और तिलक वर्मा। मैच देख रहे हैं भारत के तिलक वर्मा, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, तिलक वर्मा, मैच देख रहे हैं भारत का, ठीक है। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन दोनों के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। सीआर दास जो थे ये बन गए क्या? तो ये बन गए थे अध्यक्ष। क्या बन गए थे? और मोतीलाल नेहरू को पद मिला था किसका? तो महासचिव का, या फिर सचिव कह लीजिए, ठीक है। ये महासचिव बने थे, क्लियर। तो ये आप इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद आइए, ठीक है, यह एकमात्र यहूदी वायसराय था, गोली मारिए कोई काम का नहीं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इरविन से 2-4 बार। किसके समय में इरविन में क्या हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत आया था। क्या आया था? क्या था साइमन कमीशन? एक अंग्रेजों के द्वारा आयोग भेजा गया भारत में, ठीक है। कुछ लोगों का एक ग्रुप भेजा गया, कहता है कि 7 लोग थे उसमें, 7 के 7 अंग्रेज थे। भारत आया था और यह सोचने के लिए आया था कि भारत का विकास कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए कि हम 2-4 लोग को लेके आप लोगों में से किसी के घरे पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि हम ये सोचने के लिए आए हैं कि आप लोगों का डेवलपमेंट कैसे हो। क्या कीजिएगा आप? मारोगे? पक्का? ठीक है। तो जाहिर सी बात है किसी को भी बुरा लगे, घर मेरा, कैसे विकास करेंगे आप बताइएगा। और बाहर से कोई आ भी रहा है तो कैसे बताएगा हमको कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। विकास का मतलब क्या है कि आवश्यकता को ठीक ठाक मात्रा में पूर्ति कर लेना है। जो आवश्यकता हम मतलब पूर्ण हो रही है हमारी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि हम विकसित हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अब हमें किस चीज की आवश्यकता है ये कौन जानेगा? तो हमारे घर के मेंबरों को पता होगा। बाहर के कोई आएगा उसे थोड़ी पता है कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। तो कोई बाहर वाला कितना भी कोशिश कर ले, वो हमारे घर का क्या ही डेवलपमेंट करेगा। तो ऐसे ही हुआ था कि 7 अंग्रेज आए थे ये कहने के लिए, ये सोचने के लिए कि भारत का विकास कैसे हो। तो भारतीय ने विरोध किया कि आप आए हैं ये हमारे विकास के लिए, कम से कम 1-2 तो भारतीयों को उसमें शामिल कीजिए, ताकि वो आपको बताए कि भारत में दिक्कत क्या है। अब भारतीयों को रखे नहीं, कह रहे कि हम आए हैं विकास करने के लिए भारत का।
ठीक है। तो इसको लेकर यहां पर विरोध किया गया साइमन कमीशन का, और इसी साइमन कमीशन के विरोध में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है। तो लाला लाजपत राय जो थे, पुलिस की लाठी से इनकी देहांत हो गई थी यहाँ। ठीक है, चोटिल हो गए थे, बीमार हो गए, और कुछ ही दिन बाद इनकी देहांत हो जाती है। और इसी के बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, सब मिलके सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ठीक है। तो पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में जब आएंगे उससे 1926, 27, 28, 29, 30 में। फिलहाल हम वायसराय के बारे में देख रहे हैं। तो याद रखिएगा कि साइमन कमीशन इसी के महीने में भारत आया था। ठीक है। और ये खत्म भी हो गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में, लाहौर में एक अधिवेशन होती है 1929 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। किसकी? लाहौर अधिवेशन की। ठीक है। किसके द्वारा अध्यक्ष? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसके। ठीक। इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1928 में। 1928 में क्या किया गया था कि जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा डोमिनियन स्टेट्स, स्वायत्त राज्य की मांग की गई थी। एक ऐसे राज्य की डिमांड की गई थी जिसमें शासक तो अंग्रेजे होगा, लेकिन कुछ अधिकार भारतीयों को भी मिलेंगे। ठीक है। शासक कौन होगा? अंग्रेज होगा, लेकिन कुछ अधिकार भारतीयों को मिलेगा। लेकिन उनके पुत्र जो थे जवाहरलाल नेहरू, इनका कहना था कि अंग्रेज काहे। ठीक है। अंग्रेज को पूर्ण रूप से आप साइड कीजिए, अंग्रेजों को आप पूर्ण रूप से साइड कीजिए, और ठीक है, जो भी होगा भारत का होगा। तो इसीलिए कहा गया कि पूर्ण स्वराज होना चाहिए। स्वराज मतलब हमारा साम्राज्य, हमारा देश, और ये पूरा के पूरा हमारा होना चाहिए, अंग्रेज का 1% भी नहीं होगा। तो इसकी डिमांड 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही, और इन्होंने ही उसकी अध्यक्षता भी की थी। क्लियर? चलिए अब आइए, अगला है किसके बारे में? वेलिंगटन के बारे में। कौन था वेलिंगटन? इरविन से संबंधित एक दो और बात याद रखिएगा, है कि नहीं? इसमें नहीं, इरविन से संबंधित एक दो बात और याद रखिएगा। इरविन ही पढ़ रहे थे ना? हाँ इरविन है क्या? हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया, इसी की बात कर रहे थे अब। ठीक है। इरविन का टाइम पीरियड क्या था? 26 से लेकर 31 तक। 26 से लेकर 31 तक। इससे कुछ और बात याद रखिएगा कि जैसे इसी के समय में क्या हुआ था, तो असेंबली बम कांड हुआ था। क्या हुआ था? असेंबली बम कांड, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों मिलके असेंबली में बम फेंक दिए। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। उसके बाद ठीक है, इसमें दूसरा एक घटना याद रखिएगा कि 5 मार्च, कब? नहीं, इससे पहले भी एक घटना याद रखिएगा। सितंबर का महीना था और समय थी 1930 की। ठीक है। इस समय पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। क्या होता है? पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। मतलब एक मीटिंग रखी जाती है, कहां? तो लंदन में। किसके लिए? भारतीयों के लिए। ठीक है, कि भारतीय इसमें मतलब भारत के लिए आगे क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, भारत को कैसे विकसित किया जाना चाहिए, इसके लिए एक मीटिंग रखा गया था और सभी भारत के नेताओं को बुलाया गया था। इसमें कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लिया था। ठीक है। तो याद रखिए पहला गोलमेज सम्मेलन इरविन के समय में होता है। उसके बाद 5 मार्च 1930 को, 30 नहीं 31 को क्या हुआ था? हाँ, इसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता। क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता, या फिर इसी को दिल्ली समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता कहते हैं। और ये सब किसके समय में हुआ था? इरविन के समय में ही हुआ था। ठीक है। गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था और इसके तहत असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। और क्या किया गया था? क्या किया गया था? गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। किस गोलमेज सम्मेलन में? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन।
ठीक है, नहीं फर्स्ट तो हो चुका है, वो तो 30 में हो गया, इस समझौता 31 में हो रहा है। अब समझौता हुआ, समझौता के तहत गांधी जी बोले कि ठीक है हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे और इसके बदले में बहुत सारी चीजें जो है वो भारतीयों के लिए कर दिया गया था। जैसे अब भारत को, ठीक है, मतलब शराब जो है इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, जितने भी उस समय पे कैद थे, जेल में थे, राजनीतिक नेता, सबको छोड़ दिया गया था। हाँ, एक और चीज याद रख लीजिएगा कि इरविन के समय में ही 23 मार्च कितना 1931 को 3 जाबाजों को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो 3 जाबाज यहां शहीद हो गए थे। वो कौन कौन थे? तो एक थे हमारे भगत सिंह और एक थे कौन? राजगुरु, और एक थे कौन? सुखदेव। ठीक है, तो ये तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा। इन तीनों को, सुखदेव, इस तीनों को फांसी दे दिया गया था। कब? तो 1931 में। किसके समय में? तो इरविन के समय में। ठीक है, तो कभी इसे कोट करके क्वेश्चन आए तो अल्फा बीटा गामा याद रख लीजिएगा। क्लियर? अब आइए, हम बात कर रहे हैं वेलिंगटन के बारे में। ठीक है, 2-4 बातें, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 2-4 बातें याद रखिएगा। इसके समय में क्या होता है कि दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन किसके समय में? इरविन के समय में। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन वेलिंगटन के समय में। इसका टाइम पीरियड क्या था वेलिंगटन का? 31 से लेकर 36 तक। ठीक है, चलिए, इसके समय में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। क्या है सांप्रदायिक पंचायत? ठीक है, आइए, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। और इस गोलमेज सम्मेलन में क्या किया जाता है कि दलितों के लिए, जो हरिजन थे उस समय पर, उनके लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। जैसे 1909 में मुसलमानों के लिए एक अलग क्षेत्र मिला था चुनाव लड़ने के लिए, वैसे ही 1932 में किसको? दलितों के लिए मिल रहा था। अब गांधी जी यहां प्रेजेंट थे, उस समय भारत में थे गांधी जी। तो गांधी जी बैठ गए अनशन पर। उस समय उनको पूना जेल में बंद किया गया था। ठीक है, पूना के यरवदा जेल में उनको बंद किया गया था। तो उस जेल में वहीं से वो विरोध कर दिए कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। एक बार तुम लोगों ने क्या किया कि मुस्लिमों को अलग सीट दे दिया, अब जो है वो एक अलग देश बनने की बात की जा रही है। अगर दलितों के लिए भी दिया जाए तो हो सकता है भविष्य में भारत का एक और टुकड़ा होके और एक और देश बन जाए। इसलिए गांधी जी यहां पर बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और 1932 में एक समझौता होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या? पूना समझौता। और पूना समझौता जो है ये किसके किसके बीच होता है? तो ये होता है किसके किसके बीच? हाँ, तो ये होता है गांधी जी, ठीक है, और भीमराव अंबेडकर। इन दोनों के बीच समझौता होती है पूना समझौता 1932। किस लिए? तो ये जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, इसको खत्म करने के लिए। ठीक है, और खत्म कर दिया गया। बाकी पंचायत ये जो था, ये था क्या? ये सांप्रदायिक पंचायत, बात करेंगे इसकी हम फुर्सत से जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। अभी हम चल रहा है हमारा ये क्या? वायसराय चल रहा है। ठीक है, इस वायसराय में ये सब का काम बस उतना ही है जितना उस गाने में काम था, झलक दिखला जाएगा। चलिए, उसके बाद 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। 1934 में बिहार में खतरनाक भूकंप आया था। और इसी भूकंप के समय हमारे गांव में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। मतलब जिस दिन भूकंप आया था उसी दिन उस व्यक्ति का जन्म हुआ था। समझे? तो उनका नाम पता है लोगों ने क्या रख दिया? आफत मियां। ठीक है, उनका नाम क्या रख दिया गया? आफत मियां। क्योंकि उनका जन्म उस दिन हुआ था जिस दिन पूरा धरती थरथरा रहा था। सोचे उस आदमी की क्या मतलब ये रही होगी कि जब उस आदमी का आगमन इस पृथ्वी पे हो रहा, पूरा धरती कांप रही। ठीक है, तो 1934 में याद रखिएगा कि भूकंप आया था और बिहार में सबसे खतरनाक भूकंप आई थी। इसके बाद इतना खतरनाक भूकंप अभी तक बिहार में नहीं आया। मतलब ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि हमारे पूर्वज लोग बताते हैं, ठीक है, कि ऐसे ऐसे मतलब पृथ्वी हिल रहा था, साफ साफ दिख रहा था कि ऐसे हिल रहा है। खतरनाक लेवल का मतलब भूकंप था। ठीक है, चलिए, तो कोशिश कीजिए कि अब भविष्य में ऐसा भूकंप ना आए। क्योंकि दिक्कत क्या था कि 1934 में जो भूकंप आया था उस समय बहुत ज्यादा हमारा बिहार डेवलप नहीं था। घर वर बहुत कम बने थे, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, छोटे छोटे घर थे।
ठीक है। हाँ, और भूकंप में क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उनकी कहानी मतलब खत्म हो जाती है। तो अभी जितने बिल्डिंग बने हैं, इस लेवल का भूकंप आ जाता है फिर तो बस पता चलेगा कि आधा के आधा शहर खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये भूकंप के बारे में याद रखिएगा। बाकी ये बहुत अच्छा काम का नहीं है, ये काम का आपके लिए क्या होगा तो 1932 का ये, और ये द्वितीय और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। क्लियर। आइए, उसके बाद लीन लिथुगो के बारे में एक आध दो बात याद रखिएगा। ये अगला वायसराय बन के आता है कब तो 36 से लेकर 43 तक। लीन लिथुगो कौन? लीन लिथुगो। लीन लिथुगो जो था ये आता है, इसका काम क्या रहता है तो इसके समय में याद रखिएगा, इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए थे। आम चुनाव जो है ना 1937 में पहली बार इसी के शासनकाल में कराया गया था। किसके शासनकाल में? लीन लिथुगो के। ठीक है, मतलब क्या किया गया था कि पहली बार जो है ना चुनाव हो रहा था, जिसमें कांग्रेस अपनी पार्टी लेके खड़ा हो, जैसे आज होता है ना कि भाजपा अपना पार्टी लेके खड़ा हो रहा, कांग्रेस जो आज की है वो अपनी पार्टी लेके खड़ी हो रही है। ठीक है, और भी जो अलग अलग पार्टी है सब अपना अपना लेके खड़ा हो रहा है। तो उसी प्रकार से उस समय जो था वो कांग्रेस को खड़ा होने का अधिकार मिला। मुस्लिम लीग जो पार्टी के रूप में थी वो खड़ा हुआ उस समय पर, और भी कुछ अलग अलग पार्टी थे। ठीक है, तो सारे के सारे पार्टियों को यहां खड़ा हुआ। टोटल 11 प्रांत में चुनाव होते हैं। उस 11 प्रांतों में से 8 प्रांत में मतलब सरकार बनती है कांग्रेस की, और 3 प्रांत में गठबंधन की सरकार बनती है। ठीक है, मुस्लिम लीग को एक भी मतलब प्रांत हाथ नहीं लगता है। हाँ, सरकार बनाता है मुस्लिम लीग, लेकिन गठबंधन की सरकार से। बाकी 8 के 8 प्रांत पे शासन किसका आया था? कांग्रेस का। तो पहली बार चुनाव का कंसेप्ट आपको यहां से मिलेगा। क्लियर। 37 में। उसके बाद समय आता है 1939 का। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध होता है। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध होता है। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध होता है। किसके समय में? लीन लिथुगो के बारे में। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। किसके समय में? हार्डिंग द्वितीय के समय में। तो ये अल्फा बीटा गामा, इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कब हुआ था तो 1942 में। ये भी किसके समय हुआ था? तो ये भी हुआ था लीन लिथुगो के समय में। लीन लिथुगो से संबंधित एक और बात याद रखिएगा, इसी के समय में 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया था। क्या लाया गया था? क्रिप्स मिशन लाया गया था। तो क्वेश्चन पूछे कि क्रिप्स मिशन कब लाया गया था, किसके समय में? याद रखेंगे 1942 किसके समय में? लीन लिथुगो। अब आगे आइए, ये हमारे सेकेंड लास्ट वेवेल। ठीक है, वेवेल जो है इसके बारे में 2-4 बात याद रखिए। पहला बात क्या याद रखना है कि इसके समय पे शिमला समझौता हुआ था। आइए दिखाते हैं आपको कि शिमला समझौता क्या था। क्या ठीक है ना? हाँ, इस पे बहुत ज्यादा लाइट है, व्हाइट वाला पे कम था। काहे पढ़ा दे भाई? ये ठीक है कुछ हद तक। चल चल पर्दा लगवाना है, ठीक है, लेकिन बीच में घेर देंगे। काट गोदाम कट फोड़वा। चलो चलो, क्या बात बता रहे थे हम? शिमला समझौता। ठीक, चलो चलो, शिमला समझौता। ठीक है, आइए ये शिमला समझौता जो है थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या था ये समझौता? देखिए, पहली बार ब्रिटेन सरकार ये बात एक्सेप्ट करती है कि हम भारतीयों को कुछ पद दे देंगे। कौन कौन सा पद? देखिए, उस समय पर टोटल जो है 14 महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे। 14। इस 14 में से इसने क्या किया कि 2 अपने पास रख लिया, और बचे जो 12 पद है, इस 12 पद को दे दिया गया किसको? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग यानी भारतीयों को। और कहा गया कि कांग्रेस के तरफ से 6 मेंबर आएंगे, और मुस्लिम लीग के तरफ से, ठीक है, मुस्लिम लीग के तरफ से 6 मेंबर आएंगे। ठीक है, दोनों को बांट दिया गया। 2 पद जो ही अपने पास रख लिया, 2 पद कौन कौन सा था? तो एक पद था वायसराय का, ठीक है, और एक पद था सेनापति का। मतलब आर्मी के हेड कौन होगा? तो वो होगा ब्रिटेन वाले,
और ठीक है वायसराय मतलब पूरे भारत का मालिक कौन होगा, तो वो होंगे वायसराय। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का पद और राष्ट्रपति का पद ठीक है रख ले कोई दूसरा आके, ठीक है, और बाकी भारत वाले को बाकी सब बांट दे, कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, क्या फायदा? ठीक है, सारा तो आप ही ले लीजिए, ठीक है, बचा क्या? और हमें काम भी आप ही के अंडर में कर, लेकिन फिर भी मिल तो रहे हैं कम से कम, क्या कम से कम मिल तो रहा है। इससे पहले कभी ब्रिटेन वालों ने ठीक है एक चपरासी का पद भी भारतीयों को देने को तैयार नहीं था, अब उस वो जो है वो मतलब देश की एक महत्वपूर्ण पद जो है वो भारतीयों के नाम करने को तैयार है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक्सेप्ट कर लेना था। तो कांग्रेस के तरफ से गए कुछ लोग वहां पर, जिसमें कांग्रेस के जो उस समय अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो सभी शामिल हुए, सरदार पटेल भी शामिल हुए, नेहरू जी भी शामिल हुए, मुस्लिम लीग की तरफ से भी गया जो भी था चौधरी रहमत अली, ठीक है, उसके बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना था ये भी गया वहां पर। और यहां पर दिक्कत क्या हुआ कि जो जिन्ना गया था यहां पर, जिन्ना का क्या कहना था कि कांग्रेस के तरफ से जो 6 लोग चुन के आएंगे ये 6 के 6 हिंदू होने चाहिए, जिन्ना का प्रस्ताव था ये, ठीक है। और ये मुस्लिम लीग की तरफ से जो 6 लोग चुन के आएंगे ये मुसलमान होंगे। अब दिक्कत ये था कि कांग्रेस वाले का कहना था कि भैया तुम अपने तरफ से किसको भेजोगे ये तुम डिसाइड करो, लेकिन हम अपने तरफ से किसको भेजेंगे ये तुम कैसे डिसाइड कर लोगे? क्या कांग्रेस के लोगों का कहना था कि अगर हमारी जनता 6 के 6 अगर हिंदू चुनता है तो हम 6 हिंदू भेजेंगे, हम जनता पे छोड़ेंगे। अगर हमारी जनता 6 के 6 मुसलमान को चुनता है तो हम मुसलमान को भेजेंगे। तो जनता जिसको चुनेगा हम उसको भेजेंगे, जबकि इसका कहना था कि नहीं, जनता से हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है, भेजना किसको है तो इधर से 6 के 6 हिंदू भेजना है। अब इस बात को लेके जाहिर सी बात है क्यों मानेगा ये बात इसका, ठीक है, तो इसकी बात एक्सेप्ट नहीं की जाती है। और शिमला समझौता ये सब तो अभी तक हम लोग जो पढ़े बेकार पढ़े थे, किसी काम का नहीं, जो पढ़े वो फालतू में पढ़े थे हम लोग। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से, फालतू तो थे लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये काम में आ जाएगा आपके। तो याद रखिएगा शिमला समझौता के बारे में, किसके बारे में? शिमला समझौता के बारे में। 1945 में शिमला समझौता, ठीक है। अंग्रेज के तरफ से वेवेल था, मुस्लिम लीग के तरफ से जिन्ना हेड था और कांग्रेस के तरफ से अबुल कलाम आजाद हेड थे, ठीक है। चलिए इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, 46, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। क्यों आता है? तो ये आता है भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करने और भारत के लिए एक संविधान बनाने वाले लोगों का मतलब चयनित करने, ठीक है। तो एक पार्टी आई थी वहां से, एक कमीशन आया था, इसका काम था कि भारत के कुछ लोगों को इकट्ठा कर देना है जो अपने लिए कानून बना सके, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन बाकी है क्या, पढ़ेंगे हम लोग कब? फुर्सत से, ठीक है, फुर्सत से। उसके बाद एक अंतिम याद रखिएगा माउंटबेटन के बारे में। इसी के समय हमें आजादी मिली थी। कब आजादी मिला था? कब, डेट बताइए, भारत को आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947, कंफर्म? अच्छा, कुछ लोग एहू में डाउट में रहता है इसलिए पूछ लेंगे। 15 अगस्त 1900, अच्छा टाइम बता दीजिए, ठीक है। हाँ वो बता रहा, बताइए महोदय। हाँ, रात के 12 बजे जो है वो, ठीक है, एक्सेप्ट किया गया था इसको। चलिए मुहूर्त के हिसाब से। तो इसके बाद ठीक है ये हमारा वायसराय वाला जो टॉपिक है ये पूर्ण रूप से खत्म हो गया, पूर्ण रूप से खत्म हो गया। इतना अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो जीवन में अब इसके बाद चिंते छोड़ दीजिए वायसराय के बारे में। लेकिन अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आइए, फिर 500 दीजिए, फिर स्वागत है आपका, फिर इतिहास पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि दोबारा इसी चीज को पढ़ने के लिए आपको 500 न देना पड़े, कोशिश ये कीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा, बहुत ज्यादा नहीं, अरे सप्ताह में भी इस टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा ना तो हो जाएगा। बस एक बार पढ़ जाइए, फिर जब मौका मिले पढ़ जाइए उसको, जब मौका मिले पढ़ जाइए,
ठीक है, आराम से आनंद ले लेके पढ़िए इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, कहानी खत्म होता है। ठीक है, हमें कुछ और भी चीजें पढ़नी थी लेकिन दुर्भाग्य से हम नहीं पढ़ पाए। कल का जो हमारा क्लास होगा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, धार्मिक आंदोलनों के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, कौन आर्थिक आंदोलन, नहीं, देखिए हाँ पैसा हमको देता है, ठीक। हाँ, आंदोलन तीनों समय में हुआ, प्राचीन समय में भी, मध्यकालीन समय में भी और आधुनिक समय में। प्राचीन समय में जो धार्मिक आंदोलन हुए उसको, ठीक है, वो जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म हो गया प्राचीन समय। मध्यकालीन समय में जो हुआ उसको सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन कहते हैं। और आधुनिक समय में जो हुआ उसको, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, धार्मिक समाज सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। क्या, हाँ बिल्कुल पहले था। ये काल जो होगा हम बता रहे हैं, ये 1800 मतलब 15 से लेकर 1900 के बीच का काल होगा जो हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, वो सारे धार्मिक समाज सुधार आंदोलन ही है। सब अपने अपनी सोसाइटी को सुधारने का काम कर रहा था। जैसे मुसलमान जो है वो अपने सोसाइटी को सुधारने का काम कर रहा था, एक आंदोलन चलाया वहाबी आंदोलन। दलित लोग अपने मतलब सोसाइटी को सुधारने के लिए आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, हिंदू लोग अपने सोसाइटी को सुधारने के लिए आंदोलन चलाते हैं। तो सभी धर्म के लोग अपने अपनी सोसाइटी को सुधारने के लिए यहाँ पर आंदोलन चलाते हैं, और इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं फुर्सत से। ठीक है, चलो इसको बंद कीजिए, बंद करो, पैसा का बात करना है, नहीं दिखना चाहिए उसमें। ठीक।